कि कुछ बड़े बड़े जो परिवर्तन है, यानी हाशिए से केंद्र में आने की जो ललक है, उसके सूत्रधार छत्तीसगढ़ में कौन कौन रहे हैं कि मैंने आपको बताया था। उसमें पहला नाम ठाकुर जगमोहन सिंह का है, जिन्होंने 1886 में श्यामा स्वप्न लिखा। वो शिवनारायण में तहसीलदार थे और उनकी और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्यामलता, प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी, ये सब किताबें हैं उनकी। रेखांकित करने वाली बात ये है कि वो समय भारतेंदु युग जिसको कहते हैं, जिसके केंद्र में भारतेंदु थे, हरिश्चंद्र थे, उनके साथ उन्होंने बनारस में काम किया और उस भारतेंदु मंडल के ही ये सदस्य रहे एक तरह से। बाद में तहसीलदार के पद पर यहाँ शिवनारायण आए और शायद धमतरी में भी रहे हो तहसीलदार। बैलगाड़ी में यहाँ रायपुर आते थे वो, और तो कोई साधन था नहीं। तो रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है, उसमें श्रीनिवास का एक उपन्यास है परीक्षा गुरु, उन्होंने उसको पहला उपन्यास माना हिंदी का। पर मेरा अपना ख्याल है कि उस पर पश्चिमी उपन्यासों का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर ज्यादा दिखाई देता है उसमें। इसलिए पहला उपन्यास स्वप्न में सच को देखने वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न है, ये मैंने अपनी पुस्तक में स्थापित किया है। उसका पहला लेख वर्धा के अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय जो है, उसका उससे पत्रिका निकलती है, बहुवचन। पर मैं तो यहाँ कहूँगा कि आप वो बहुवचन, खैर अब तो ऐसा वो अच्छा नहीं रहेगा। पुराने जो अंक हैं यदि आप मंगा लें तो आपको बहुत सी सामग्री उसमें मिल जाएगी। तो उसमें मैंने लिखा है पहले और उसको संपादित किया। वो शुरुआत में भी है और ये अलग अलग है, और ये दोनों ही राजकमल प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित है। आप जिंदगी को या जिंदगी के यथार्थ को पहचानने, परिभाषित करने के कौन से तरीके हो सकते हैं। यथार्थ का यदि हूबहू वर्णन करते हैं आप, तथा उसको लाएं, तो वो साहित्य की रचना नहीं बनेगी, रचा हुआ नहीं माना जाएगा, लिखा हुआ माना जाएगा। जैसे बहुत से कवि हैं, कविता लिखते हैं, लेकिन कविता रचना और कविता लिखना ये दोनों अलग चीजें हैं।
कविता लिखना हजारों कवि ही लिखते हैं, लिखते भर हैं। बहुत कम कवि ऐसे हैं जो कविता रचते भी हैं। और रचना जब रचेंगे आप तो उसमें आपका जो क्रिएटिव इमेजिनेशन है, कॉलेज के शब्दों में, कॉलेज ने लिरिकल बैलेट्स की जो भूमिका लिखी है वर्ड्सवर्थ के साथ, तुम तो अंग्रेजी के छात्र हो, तुम जानते होगे। और मेरा अपना ख्याल है कि प्लेटो के बाद जो सबसे बड़ा आलोचक हुआ वो कॉलिंस, प्लेटो के बाद। तो उसमें जो रचनात्मक कल्पना भर नहीं, क्रिएटिव इमेजिनेशन, ये कविता क्या किसी भी विधा की केंद्रीय चीज है कि आपकी कल्पना शक्ति कितनी व्यापक है और यथार्थ को पकड़ने में वो कितनी सक्षम है। तो मेरा ख्याल है कि श्यामा स्वप्न इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। सोचो जरा कि 19वीं शताब्दी के अंत में या उत्तरार्ध में एक आदमी शिवरीनारायण जैसी जगह में रह करके, हाँ, तो हम मालूम कि श्यामा स्वप्न की कथा एक रात की है, केवल एक रात की है। जैसे पश्चिम में कई उपन्यास ऐसे हैं जो 12 घंटे के हैं, ऐसे भी अब लिखे जाएंगे 1 घंटे में। 1 घंटे, आखिर यूलिसिस क्या है? 1700-1800 पृष्ठों का उपन्यास, 1 घंटे में मैं यहां बैठा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। हो सकता है कि ठीक इसी समय मेरे दिमाग में ये बात है कि बिजली का बिल मैंने नहीं पटाया है और मैं आपसे एक दूसरे विषय पर बात कर रहा हूं। मैं 2 लेवल पे से एक साथ चल रहा हूं और ये हमेशा होता है। मनुष्य का अनकॉन्शियस उसका पीछा नहीं छोड़ता। यानी आप एक आदमी के भीतर 100 आदमी समाये रहते हैं और सभ्यता आगे जो जो बढ़ती जाएगी उसकी जटिलताएं बढ़ती जाएंगी और यथार्थ को पहचानना इतना आसान काम नहीं रहेगा। अब आप देखिए कि मार्क्सवाद दुनिया में 20वीं शताब्दी के 50 सालों में कितना असर पड़ा उससे। लेकिन आज अगर आप मार्क्सवादी नजरिए से यथार्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे तो वो गड़बड़ा जाएंगे आप। आज की वस्तु स्थिति का अंदाज शायद मार्क्स को भी नहीं था। इसीलिए पेरिस में मार्क्स घूमने जब गए तो एक पत्रकार ने पूछा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मार्क्सिज्म? मार्क्स ने जवाब दिया, वेल, आई एम नॉट ए मार्क्सिस्ट, आई एम मार्क्स। इसका अर्थ समझ रहे हैं ना? वो कहता है आई एम नॉट ए मार्क्सिस्ट, आई एम मार्क्स। वो जो स्ट्रक्चर उसने बनाया वो महान आदमी था, बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था वो। और जब तक आप 19वीं शताब्दी की फिजिक्स को नहीं पढ़ लेते हैं,
मार्स समझ में नहीं आएगा आपको, फिजिक्स। उसकी वो दास कैपिटल आसान की किताबें नहीं है। तो खैर ये सब बात मैं इसलिए कर रहा हूं आपको कि जो सृजनात्मक कल्पना है किसी की, वो यथार्थ को किस कोण से देखती है, उसका प्रोजेक्शन कैसे करती है। तो ये श्यामा स्वप्न की कथा एक रात की है, एक प्रहर, दो प्रहर, तीन प्रहर, चार प्रहर। उसमें श्यामा नाम की युवती से जो नायक है वो प्रेम करता है और अलग अलग खंडों में अपनी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करता है। तो अंग्रेजी में जो जैसे रोमांस जैसे एक विधा है उपन्यास की, वास्तव में वो रोमांस ही है टेक्निकल अर्थों में अंग्रेजी के। इंग्लिश की परंपरा में रोमांस ने बड़ा काम किया है, बल्कि उपन्यास की आरंभिक पृष्ठभूमि उसी से बनी है। तो श्यामा स्वप्न भी इस तरह का उपन्यास है। अब देखो, ठाकुर जगमोहन सिंह कवि भी थे। एक ठेठ उपन्यासकार और एक कवि उपन्यासकार, इसमें अंतर आ जाएगा। इस पुस्तक में ठाकुर जगमोहन सिंह ने कविता का भरपूर इस्तेमाल किया है। यानी कि बहुत से ऐसे उपन्यास हैं जो अपनी अभिव्यक्ति के लिए जो चीज गद्य नहीं कह पाता, उसको कविता से पूरी करते हैं। इस उपन्यास में भी रीत काल के तमाम कवियों की कविताएं इसमें हैं जो इसके गद्य को मजबूत बनाती हैं। आप समझ रहे हैं बात को? और जिनको हम कान से देखते और आंख से सुनते हैं। ये आप ध्यान दीजिए इस पर। मैं कह रहा हूं कान से देखते और आंख से सुनते। आप समझ रहे हैं इसको? ऐसे विम्ब इमेजेस भरे पड़े हैं। मैं एक नमूना देता हूं आपको, और वो भी पुस्तक से ही देता हूं। देखना 1886 का गद्य है ये। गंगा की धार फाटक के आर पार बह गई। मैंने तो जाना कि बस स्टेशन भी वहां ले जाएगी, पर मेरे भाग से बच गया। 20 धार में शेष निकला, तब तक भूमि के भार संभालने के एवजी कुर्म को दे आया था। शेष पर भगवान जगनमोहन विष्णु सोए थे। लक्ष्मी जी पांव परोटती थी। नाभि कमल से मृणाल निकला, फिर कमल का फूल हो गया। कमल का ध्यान करके देखा तो उसी जलज में से जलजायन निकले। इस तरह का गद्य उस समय लिखना कविता के सहारे और पौराणिक मिथक के सहारे एक कवि अपनी अपनी कृति के लिए कितने स्रोतों का उत्खनन करता है।
ये किसी यथार्थवादी उपन्यास में आपको नहीं मिलेगा। वो 19वीं शताब्दी के केवल और केवल श्यामा सुंदरम में थे। जहां तक उनकी कविताओं का सवाल है, एक तरह से वो भी रोमांटिक फीलिंग की कविताएं हैं। अब जैसे शिवरी नारायण में बाढ़ आई, बाढ़ को देख करके कितने तरह की उमंगें उठ सकती है। पता नहीं तुमने, एक उपन्यास है वात्स्यायन जी का, अपने अपने अजनबी, बहुत अच्छा उपन्यास है। लेकिन मुझसे उन्होंने कहा, आपको मालूम कि इस उपन्यास की इंसाइट की अंतर्दृष्टि मुझको एक घटना से मिली। लखनऊ में वो नदी गोमती 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 में बाढ़ आई और बड़ा विनाश हुआ। तो वात्स्यायन जी दिरमान निकालते थे, तो उन्होंने रणवीर सहाय को रिपोर्टिंग के लिए भेजा कि गोमती नदी के इस बाढ़ में क्या स्थितियां बनी। लौट के जब वो आए, वात्स्यायन जी ने उनको बुलाया, पूछा क्या देखा। उन्होंने कहा मैंने बहुत कुछ देखा, लेकिन एक बात का उल्लेख करूंगा। नदी के किनारे एक बुढ़िया 80 साल की मूंगफली बेचती थी। तो मैंने उससे ये पूछा कि जब बाढ़ आ रही थी, लोग मर रहे थे, और तुम भी मर जाती वैसे में। तो उसने तत्काल जवाब दिया, अरे मर जाते तो क्या होता, मर जाते तो मर जाते। पश्चिमी परंपराओं में मृत्यु का भय इतना काम करता है। आप देखिए, वो अपर बुढ़िया मूंगफली बेचने वाली, और सामने बाढ़ आ रही है, और वो उत्तर देती है, अरे मर जाते तो मर जाते, कौन सी बात होती। यानी इससे उससे वो मृत्यु की उसको कोई चिंता नहीं है। अभी कल ही यहाँ पर शैलेंद्र नगर में एक मिस्टर चौहान रहते थे, उनकी मृत्यु हुई, तो बाजा बजवाया गया और वहां तक उसको बाजा बजाते देखे। यानी ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। तो मैं ये सब को तुमको इसलिए बता रहा हूं कि जीवन यथार्थ के कई स्तर होते हैं, और वो स्तर संश्लिष्ट होते हैं, आपस में गुथे हुए रहते हैं, उनको अलग अलग करना बड़ा मुश्किल काम है। तो यथार्थवादी उपन्यास जीवन को केवल एक स्तर पर घटित मानता है, जो दिखाई दे रहा है, जबकि इस तरह के जो उपन्यास है, कवियों के द्वारा जो लिखे गए उपन्यास हैं, वो शब्द के साथ अलग ढंग का स्वरूप करते हैं, भाषा के साथ अलग ढंग का व्यवहार करते हैं। तो ये चीज ठाकुर जगमोहन सिंह में थी। वो राज परिवार के थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके पिता को काला पानी दिया था, और उनके समूचे सृजनात्मक घेरे में के केंद्र थी श्यामा।
श्यामा जो दूसरी जाति की थी, उस जाति की नहीं थी, तो अपने प्रेम को लेकर के आप देखिए, प्रेम को केंद्र में रखकर एक आदमी दुनिया को कैसे देख रहा है, ये मुश्किल काम है कि एक केंद्रीय चीज हो आपके पास और उसके नजरिए से आप जाति प्रथा को देखें, आप सामाजिक विसंगति को देखें, आप प्रेम का अर्पण करें आप, ये मुश्किल काम है। तो श्यामा स्वप्न, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि स्वप्न में सच को देखने वाला, और उसको उलट भी दीजिए आप, सच को स्वप्न में देखने वाला। देखिए उपन्यास है, दुर्भाग्य से ही ये हिंदी पाठकों के द्वारा पढ़ा नहीं गया है, क्योंकि मैं हर साल पूछता हूं कि कितनी प्रतियां बिकी इसकी। अब मैं जहां तक वो सही जवाब देते हैं कि नहीं देते, कभी कहेंगे वो 200 प्रतियां बिकी, कभी कहेंगे 100 प्रतियां बिकी, लेकिन ये पढ़ा जाना चाहिए। और जो मान्य रूप से इतिहास में अंकित है कि पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है, उसके स्थान पर पहला उपन्यास श्यामा स्वप्न को मानना चाहिए। बख्शीश्वर पीठ का जब मैं अध्यक्ष था तो मैंने ये काम, संपादन का काम मैंने किया। उन्होंने डायरी भी लिखी है, राजा के लड़के थे, घूमते थे काफी ट्रेन में, तो इन पर सामग्री साक्षात्कार नाम की एक पत्रिका भोपाल से निकलती है अभी भी, पहले सोमदत्त संपादक थे उसके, तो उन्होंने एक पूरा अंक ठाकुर जगमोहन सिंह पर निकाला, उसमें उनके डायरी के हिस्से हैं, तो वो भी साक्षात्कार भी इस सिलसिले में देखे जा सकते हैं। बस उनके बारे में इतना ही।